इधर आ जाओ। ग्लास लो गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत इतनी हंसी खुशी और इतनी सम्मानजनक बातों के बाद कुछ तालियां भी हो जाए तो श्रद्धांजलि में ये मिठास भरे। तो तालियां बजाने में क्या फर्क होता है। मेरे नाना ने ऐसी जिंदगी जी है
जैसे कोई पत्थर दिल नहीं जी सकता। उनने गरीबों की मदद की, उनने अपनी लाइफ का कुछ मतलब निकाला। कुछ लोग बिना कुछ करे अपनी लाइफ से चले जाते हैं, पर मेरे नाना ने अपनी लाइफ का कुछ मतलब बना के कुछ करके गए हैं। तो कोई भी रोएगा नहीं, सब तालियां बजाएंगे एक और बार। वेरी गुड। हमारे फैमिली के लीडर यानी कि मेरे नाना, अब वो पूरी दुनिया के लीडर के पास हैं, तो अब उन्हें ये सोच कर दुख होगा या देख कर दुख होगा, हम उनकी याद में रो रहे हैं। अब उनकी कुछ मीठी यादें यानी कि अच्छी यादें याद करें। छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नाना की पूरी बुंदेलखंड की भूमि, वीरों की भूमि में जन्मे तेजस्वी, निपुणता एवं कुशलता से परिपूर्ण कृष्ण बिहारी चतुर्वेदी, जिन्हें हम प्यार से केबीसी बुलाते थे, जिन्हें नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त था एवं माँ लक्ष्मी जिनको हीरा नाम से जाना जाता है, ऐसी सौभाग्यशाली पत्नी शीला का साथ प्राप्त हुआ। ऐसे विशाल पौरुष के व्यक्तित्व को आज हम स्मरण कर रहे हैं। 5 फरवरी 1945 को श्री राम भरोसे एवं जगदम्बा देवी की तीसरी संतान कृष्ण बिहारी का जन्म ग्राम लाड़पुर, जिला महोबा में हुआ। जैसा कि उनके बचपन को हम समझ पाए हैं, वह अपने माता पिता के बहुत चहेते थे। अपने बाल दिनों में वह अपने मित्रों धर्मदास, मोहनदास, पूरन सेठ के साथ खेलते कूदते समय बिताते थे। उन्होंने लाड़पुर, सूपा, चरखारी ग्रामों के विद्यालयों में विद्या ग्रहण की। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई चरखारी में ही पूर्ण की। शिक्षा में अव्वल रहना, स्वानुशासन, परिश्रम, कर्मठता के गुण उनमें बालपन से ही थे। इसलिए ऐसा बालक तरक्की करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, ये तो तय था। पर बहुत सालों तक ताप दाब में पककर और तराश कर हीरा बनता है। ऐसे ही जीवन के संघर्ष कृष्ण बिहारी चतुर्वेदी जी की पहचान बन गए और नियति क्रम ही उनका मार्ग बना। बहुत छोटी आयु में ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया। इसी बीच 14 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उनका विवाह श्रीमती हीरा तिवारी से करवाया, जिनका ससुराल में नाम शीला हुआ, और 14 की आयु में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया और उनको अपना घर बार गांव छोड़ना पड़ा। संकट के दिनों में नेक लोगों के आश्रय से बड़ी कठिन परिस्थिति में एक महल की अलमारी में करीब 1.5 महीने रहे। साधारण भोजन जो भी प्राप्त होता उससे काम चलाते। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब कोई साधारण बालक होश खो बैठे, तब उन्होंने अपने संकल्प एवं साहस का परिचय भली भांति सभी को दिया। वे कभी अकेले होकर भी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनका साहस एवं आत्मविश्वास उनके साथ हमेशा था। चरखारी गांव से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए शहडोल गए, जहां बड़े दादा महावीर श्री राम मित्र चतुर्वेदी और श्रीमती सरस्वती देवी का आश्रय एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बड़े दादा और बड़ी बहू ने अभिभावकों की तरह उनकी देखभाल की और जिस कॉलेज में बड़े दादा प्रिंसिपल थे, वहीं से उन्होंने बीए की पढ़ाई शुरू की। शहडोल में नाना को बहन मिली कल्याणी बुआ के रूप में, जो बड़े दादा की बेटी हैं और नाना की सहपाठी भी रहीं। नाना उस समय रीवा भी जाया करते थे और बड़े दादा के परिवार का हिस्सा बन गए थे। कॉलेज के दिनों में नाना ने जीविकोपार्जन के लिए हॉस्टल की मेस का जिम्मा उठाया, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और लैब असिस्टेंट का काम भी किया। फिर समय आया जब उनके जीवन साथी नानी उनके साथ रहने आई।
बीए का दूसरा वर्ष पूर्ण होते समय ही एक डिबेट कंपटीशन में उनके अद्वितीय भाषण से प्रभावित होकर वहां के कलेक्टर ने नाना को पहली ऑफिशियल जॉब ऑफर दी और उन्होंने चकबंदी में क्लर्क की जॉब शुरू की। वहीं से नाना और नानी ने अपना परिवार सजाना शुरू किया। 1964 में शहडोल में उनकी पहली संतान बड़ी बेटी सुनीता का जन्म हुआ। 1965 में नाना की पढ़ाई खत्म होते ही उन्हें फूड इंस्पेक्टर की जॉब मिली और उसी वर्ष उनकी दूसरी संतान सविता का जन्म हुआ। वहां से उनका उमरिया ट्रांसफर हुआ, जहां उनकी तीसरी बेटी कविता और बड़े बेटे शिवकांत का जन्म हुआ। 1968 में उनका प्रमोशन सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ, तब उनका जबलपुर आना हुआ। उन्होंने रीवा के विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी हासिल की। 1974 में नाना जब रीवा गए तब उनकी पांचवी संतान विनीता का जन्म हुआ और फिर उनका ट्रांसफर ग्वालियर हुआ, जहां उनके दूसरे बेटे सूर्यकांत और उनकी सातवीं संतान सबसे छोटी और लाडली बेटी निवेदिता का जन्म हुआ। ग्वालियर में उनके कलीग गज अंकल ने उनका गुरु मिलन कराया। उन्होंने श्री रामचंद्र दास त्यागी जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त की। वहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। नाना ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, पर उनके जीवन की पूंजी थी जरूरतमंदों की मदद करना। दीन और निर्बल हमेशा उनकी दया के पात्र रहे। यही उनके जीवन का तप और जप रहा। ईश्वर के मार्ग से चला इंसान ईश्वर का बंदा बना। 1985 में उनका जबलपुर ट्रांसफर हुआ, जहां वे अपने परिवार के साथ लंबे समय तक रहे। 1994 में उन्होंने अपने लिए सतना शहर में एक मकान खरीदा और उसे अपने बड़े और प्यारे परिवार का घर बनाया। यही वह भवन है जिसकी छत के नीचे आज हम सभी विराजमान हैं। आगे उनकी लंबी गवर्नमेंट सर्विस चली। नौगांव, छिंदवाड़ा शहरों में भी जाना हुआ। 2004 में उनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक लॉ की प्रैक्टिस की और बहुत लोगों को कई संकटों से बचाया। कृष्ण बिहारी चतुर्वेदी जी हमारे नाना, पिता, भाई, बड़े पापा, नानी के पति और समाज के सेवक और अमूल्य व्यक्ति हैं। he is a self-made person. उन्होंने अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया और इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से करी। अपनी पत्नी को जल्दी खो देने के बावजूद उनको दिए हर आश्वासन को पूरा किया। अपने बच्चे, नाती नातिनों, दामादों को भरपूर प्यार और सहारा दिया। अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया और जीवन को बहुत अच्छे से जिया और अपने बच्चों को भी अच्छा करने की ही सीख थी। लाइफ गॉट द बेस्ट ऑफ नाना जी। नियति ने उन्हें कभी साधारण समय नहीं दिया, हमेशा उनके सामने चुनौतियां प्रस्तुत की, पर शेर दिल लौह पुरुष कृष्ण बिहारी ने अपने को जिंदगी से एक कदम आगे रखा और सिंहनाद करके हरि भज के जीवन जिया। शरीर छोड़ते हुए भी वह अपने बच्चों के लिए सब व्यवस्था करके गए। उनका जीवन जागृति की ओर अग्रसर जीवन था और पुण्य को पहचानता था। उन्होंने शरीर तो छोड़ा पर जागृति की यात्रा को नहीं छोड़ा। उन जैसी जिजीविषु और जीवट पुण्य आत्मा का होना परंपरा में एक असाधारण बात है। यही कहानी है हमारे प्यारे नाना की और हमें पता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी उनका स्थान भगवान के पास ही है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हमारी सबसे वरिष्ठ मैं अपने पिताजी को जिस तरह देखती हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो एकदम अकेला होकर के संसार में कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक पहुँच सकता है। एक मानव का वैभव जो है ना, हम लोग कहते रहते हैं साधन संपन्नता नहीं है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो एक मिसाल है कि बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सपोर्ट के वो यहाँ तक पहुँचे। और हम लोगों को उन्होंने कभी लड़कियों की तरह पाला नहीं है ना, जैसे अपने बेटों को पाला उस तरह से हम लोग की किसी भी सुविधा में कोई कमी नहीं की। और मुझे तो कभी नहीं लगता है कि मतलब वो शरीर से चले गए हैं, शरीर से जाना होता ही है ना, लेकिन परंपरा के रूप में हमारे जो विचार हैं, हम लोग के जो सोच है, काम है, उस रूप में वो हमेशा जीवित ही रहेंगे। और वो एक परंपरा बना करके गए हैं और एक जो परंपरा प्रचलित रहती है उसके प्रति भी दृढ़ निष्ठा का प्रमाण थे वो, है ना। हम लोग बातें करते हैं लेकिन उसमें निष्ठान्वित नहीं होते हैं, लेकिन वो उसमें भी निष्ठान्वित थे। जो भी उनको स्वीकार था उसमें वो जरा भी कमी नहीं करते थे या हिलडुल नहीं करते थे। नई बातों को स्वीकारने में थोड़ा चूंकि एक आयु हो गई थी तो उनमें थोड़ा सा रिजिडनेस थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहते थे कि बिटिया तुम आगे का काम करो। और हम सभी बहनों को सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो बचपन में एक किस्सा मुझे सुनाते थे कि उससे मुझे बहुत जेंडर सेंसिटाइज हुई मैं, कि वो बोलते थे कि यूपी में एक लड़की किसी के यहाँ पैदा हुई और वो कुछ दिन बाद मर गई, तो उनके घर के लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। उससे वो बहुत दुखी हुए कि कैसे कोई एक लड़की पैदा होती है और मर जाती है तो लोग खुश मनाते हैं। तो वो हमको अक्सर ये किस्सा सुनाते थे। लेकिन मैंने देखा हमारे पापा ने हम लोगों को कभी भी एक हम लड़की हैं ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। और हमारी शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया। यदि हमें वहाँ कोई दिक्कत भी है, कुछ भी है, तो वो हमेशा हमारे साथ रहे और आखिरी तक रहे। तो हम सभी भाई बहनों में उनके ही विचार, उनका ही कार्य व्यवहार है और उनकी जितनी भी अच्छी यादें हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको सब हम आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत उदार व्यक्ति की तरह से पैसे को, तन मन धन को, क्योंकि उनको कमी रही तो किसी को कमी ना हो जाए इसका वो हमेशा ध्यान रखते थे और जितना भी उनसे हो सकता था वो उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। और हर व्यक्ति के साथ एक आत्मीय संबंध जोड़ लेना ये हमारे माता पिता का एक स्वत्व था और वो हमको सिखा करके गए हैं। हर किसी को अपना बना लेना, यानी हमारे घर में जो लोग हमारे सहयोगी हैं, काम करने में घर में मदद करते हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही रहते हैं। तो एक मानवता का जो भ्रूण पाठ है वो हमने अपने पिताजी से ही सीखा, माताजी से ही सीखा। और ठीक है, एक शरीर तो किसी का भी नहीं रहता है हमेशा और उनका भी नहीं रहना था, ये हम लोग को पता था। और जाने का गम तो होता ही है ना। एक लंबी हम लोग की उनके साथ यात्रा रही है, उसका दुख तो रहेगा ही, लेकिन उसको यदि हम कहीं सुख में परिणत करना चाहते हैं तो उनकी जो अच्छी बातें हैं, अच्छे कार्य हैं, अपने भाई बहनों का आपसी सहयोग है और वो जैसे सबको सहयोग की परंपरा बना के गए, यदि हम उसको बना कर रखते हैं तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने पापा जी को अपने भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जोर से बोलो। और आज जो कुछ भी हूँ मैं पापा के कारण ही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब मैं सबसे सीधी मानी जाती थी अपने घर में, लेकिन जब बाहर पढ़ने की बात आई तो पापा ने मुझे सागर भेजा कि वहाँ तुम अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करो। एमफिल किया, कराया, मेरे को पीएचडी कराया। तो सबसे पहले घर से बाहर जाके पढ़ाई मेरे को कराई पापा ने। और सबसे पहले नौकरी भी 90 में मुझे मिली। और पापा हमेशा कहते थे कि पापा एनसीसी ऑफिसर रहे हैं, तो पापा को था कि मेरे बच्चे भी एनसीसी लें और एनसीसी ऑफिसर बने। तो जब मैं ग्वालियर में पढ़ रही थी तो उस समय मैंने एनसीसी ली, एनसीसी ऑफिसर बनी और मैंने आरडीसी भी किया। तो पापा बहुत ही खुश होते थे। और जीवन में जो आज मेरे पास अनुशासन या जो कुछ भी है वो उनकी और मम्मी दोनों की देन है। मम्मी भी बहुत खुश होती थी। जब हम ग्वालियर में एनसीसी कैंप में गए हुए थे और भोपाल गैस कांड हो गया था, तो वो बहुत बड़ी घटना थी, उसमें हम बच गए थे। जब हम वापस ग्वालियर आए तो मेरी मम्मी भेजने को तैयार नहीं थे अगले कैंप में, पर पापा ने कहा कि नहीं जाने तो। और पापा ने तो मुझे आरडीसी भेजा। मैं आरडीसी गई तो
जितनी भी ऊंचाइयां मैंने अपने जीवन में प्राप्त की हैं उस सब में मम्मी और पापा दोनों का ही योगदान रहा है। और आज मैं दोनों को ही श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, दोनों को ही वैकुंठ धाम मिले। क्या बोलूं। पापा मेरे से हर चीज शेयर करते थे तो सारे भाई बहन चिढ़ते थे बहुत ज्यादा कि ये सेक्रेटरी समझती, ये सेक्रेटरी अपने आप को समझती क्या है, पूरा मुझे सेक्रेटरी बना रखा था। और कारण ये था कि मैं उनका काम कर देती थी। इनके दीदी लोग के जो सास ससुर होते थे ना, उनको भी लेटर मैं लिखती थी पापा बन के। वो तो एक लिस्ट पकड़ाते थे, ये पकड़ो इन सबको लेटर लिखने हैं तुम्हें, तो हम उन्हीं के नाम से लेटर लिखते थे। और नीचे KB चतुर्वेदी, तो वो सारा राइटिंग मेरा ही होता था। तो वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं पापा के करीब इतनी थी कि भाई बहनों से भी बहुत सारा सब मेरे पीछे पड़ जाते थे। इसी को सब पता है, इसी को सब पता, यही सब पापा इसको ही बताते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी था, उनके करीब रहने का ड्रॉबैक ये था कि भाई बहन बहुत अगेंस्ट हुए मेरे कई मामलों में। लेकिन लास्ट में खैर वो तो मुझे मौका मिला मेरे साथ सबसे ज्यादा रहे। जब उनको कैंसर हुआ और कविता ने सेवा की, तो उसके पश्चात पापा को जब कैंसर जैसी बीमारी से जूझे तो उनका जब पता लगा और उनको ट्रीटमेंट कराया गया, बॉम्बे जाने की बारी आई, पापा अड़ गए कि हमें गुरु आश्रम जाना है। लेकिन जब कविता ने मिश्रा जी से शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें टाइम नहीं लगाना है, अपन को तुरंत बॉम्बे जाना पड़ेगा। और ये दोनों ने तुरंत रिजर्वेशन करा के ये सागर से बैठे ट्रेन में, और पापा को अचानक कविता ने भोपाल से तैयार किया कि नहीं आपको बॉम्बे जाना है। और पापा ये और स्वप्निल थे उस समय शायद जयपुर में, और स्वप्निल और अन्नू दोनों आए बॉम्बे, और यहाँ से ये और कविता पहुँचे बॉम्बे। और पापा को ये था इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी कि स्वप्निल को हार्निया की बीमारी थी, लेकिन पापा को लगता था कि मैं अपना ऑपरेशन कराने से पहले स्वप्निल का इलाज कराऊंगा, नहीं तो ये अपना इलाज नहीं कराएगा। और ये प्रण करके गए थे अपना पापा। और जब वहाँ गए तो अपना चेकअप के बाद उन्होंने जो टाइम था उसका ऑपरेशन का, उसमें बीच में वापस आए और इस बीच स्वप्निल का हार्निया का ऑपरेशन कराए, क्योंकि वो होना ज़रूरी था। उनको था कि वो ठीक हो जाए। और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। उनका ऑपरेशन होने के बाद इन लोगों ने वहाँ पर उनकी सेवा की। और जब उसके पश्चात जब उनका कीमो होनी थी तो उनकी जो 9 कीमो हुई है वो कविता के घर में रहकर हुई है। कविता ने चाइल्ड केयर लीव ली थी उस समय 9 महीने की और साल भर की शायद। और भोपाल में उनकी 9 कीमो हुई जो कि बहुत ही तकलीफ दे थी। और उस समय फिर कविता जिसने जिस प्रकार से उनकी देखभाल की तो वो उसको गुड्डा मॉम के नाम से बोलते थे, गुड्डा मॉम। और जब भी उनको कुछ तकलीफ होती थी बीमारी से संबंधित या जो भी, सबसे पहले फ़ोन कविता के पास ही आता था, बाद में हम लोग के पास आता था कि उनको क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट होना है, क्या करना है। क्योंकि शुरू से ही पापा ही निर्णय लेते थे, या पापा के बाद दूसरा जो अधिकार था वो कविता के पास था कि क्या कैसा करना है, और किया भी है उसने। तो आज पापा नहीं है, लेकिन पापा ने कैंसर जैसी बीमारी पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन दोबारा उनको कैंसर हुआ और जिसके कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है, देवलोक गमन कर चुके हैं। तो हम सभी भाई बहनों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। स्टार्ट। पापा का क्या बोले, मैं तो पापा जैसी ही हूँ। मैं क्या बोलूँ पापा का, मैं पापा जैसी ही हूँ। उतनी सख्त, उतनी कठिनाइयों से जूझने वाली, जिस क्षेत्र में आदमी काम करने में डरते थे उस क्षेत्र में मैंने जाके काम किया है। और हाँ, बचपन की यादें तो मैं तो स्पोर्ट्स में थी, स्कर्ट्स में खो खो खेलते खेलते सीखा, बाद में शॉर्ट्स पहनने की आई कि भैया मैच है तो शॉर्ट्स पहनना है। और पापा से कैसे गए, पापा बोले तो स्कर्ट में खेलोगी क्या मैच, शॉर्ट्स में खेलोगी, मैं ला के दूँगा। और उन्होंने मुझे शॉर्ट्स ला के दिए। और फिर मैंने खेल में हर गेम खेले, हर डांस में भाग लिया, स्काउट गाइड में भाग लिया, सब में बहुत प्रोत्साहित करता कि बाकी फ्रेंड्स के माँ बाप मना करते थे कि कैंप में मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो मैं पापा ने हमें कभी मना नहीं किया, कहीं पे भी जाओ, बाल छोटे कराने छोटे कराओ, जैसे का सिर्फ पढ़ो, खेलो और एक कुछ आगे करियर में आगे बढ़ो, ये उन्हें सीखा। और जब मैं स्कूल से सीधे स्टेडियम जाती थी तो पापा ने एक ठेला बुक कर रखा था कि जहाँ पे मुझे 2 केले 1 सेब मिलते थे, वो लेके फिर मैं स्टेडियम जाती थी।
तो ये उन्हें व्यवस्था कर रखी थी, उस बीच अगर बिन्नी भूखी रही तो कैसे खेलेगी, कैसे दौड़ेगी। तो ये सब व्यवस्थाएं कि कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया आज तक, और मुसीबतों से जीना सिखाया, और हमेशा कहा कि अपना एक बना के रखो, और वो हमने पापा का नाम हमेशा ही बना के रखा, चाहे जहाँ कभी रहें, अकेले रहो, कोई उंगली नहीं उठा सकता उस किरदार को। और अभी पापा के रास्ते पे आगे चलेंगे और अंतिम सांस तक रहें पिता के, और अंतिम सांस तक की लड़ाई भी देखिए कि मॉनिटर बंद होता था, फिर सांस वापस आती थी। 14 हीमोग्लोबिन इस उम्र में पापा का था, हार्ट इतना मजबूत था कि उसको डैमेज होने पर आधे घंटे लगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिता थे मेरे, इतने ही कहना चाहूँ। अब थोड़ा सा अजीब सा है, सभी लोग यहाँ पर हैं और पिताजी नहीं है, और उनके लिए सब लोग बातचीत कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने संस्मरण और स्मरण यहाँ पर बताए। पिताजी कैसे थे, अनुशासन प्रिय थे, कड़क थे, सब कुछ थे। कविता जी के साथ उनके अलग रिलेशंस थे, सुनीता जी सविता जी के साथ अलग रिलेशंस थे, बहुलिया के साथ बहुत अलग रिलेशंस थे। मेरे साथ बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि हम लोगों के बड़े मित्रवत संबंध रहे हैं। कुछ संस्मरण है, जैसे कि एक बार एनसीसी से लौट रहा था, तो मैं अंबाला से लौट रहा था, पिताजी की पोस्टिंग सतना में थी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि, मैं तो सोचा नहीं था कि वो मेरे को वहाँ पे मिलेंगे स्टेशन पे, और हम आराम से बढ़िया अपर बर्थ पे अपने फैले पसरे पूरे एनसीसी के कैंप के लड़के जैसे होते हैं एकदम उस टाइप से लेटे हुए थे। अचानक से आवाज़ आई, भाई सूर्यकांत के पिताजी आए। हमने कहा यार पिताजी यहाँ पे कहाँ से आ गए। देखा तो पिताजी बढ़िया दर्जन भर केले और 2-4 किलो सेब वगैरह लेके खड़े हैं। हमने कहा पिताजी आपको कैसे खबर लग गई कि हम इस ट्रेन से आ रहे हैं। उनने दिए बाकायदा, जितने भी लड़के थे सबने वो पेल के वो खाए। और जिस तरीके से पिताजी, जैसे मैं कहूँ कि अगर लोग मुझे कहते हैं कि चटोरा और वो सब हूँ, तो वो गुण मेरे को मेरे पिताजी से ही मिला है। हाँ, वो भी उतना ही चटोरे से जितना कि मैं हूँ। सन 2018 से पहले तक वो जरूर मेरे साथ एक पिताजी के रूप में थे। वैसे ही अनुशासन, वैसे ही हिटलर पना, वही कड़क मिजाज। 2018 में जब फर्स्ट टाइम उनका कैंसर डायग्नोस हुआ और मुझे उनके साथ अकेले रहने का मौका मिला, तब मैंने उनके अंदर का समझा कि भाई वो जितने कड़क दिखते हैं वैसा नहीं है, उनके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपना बचपना जीना चाहते हैं, अपनी जवानी जीना चाहते हैं। क्योंकि 14 साल की उम्र में शादी हो गई, नौकरी लग गई, संघर्ष ही रहा। तो मेरे साथ वो हमेशा वैसे ही रहते थे। उनने अपने जवानी के टाइम के बहुत सारे सीक्रेट मेरे साथ शेयर किए। हम लोग बिल्कुल बडीज टाइप रहे। और सिचुएशन ये होती थी कि मैं अपने पेट का भी, जैसे बताया हार्निया का ऑपरेशन कराया था, तो मैं अपने पेट की भी ड्रेसिंग करता था, उनका ऑपरेशन होता था तो उनकी भी ड्रेसिंग करता था। उसमें बड़ा मज़ेदार किस्सा है। पिताजी का जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होने के बाद वो होटल में लेके आए हम लोगों ने। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ भी करें, आपकी ड्रेसिंग गीली नहीं होनी चाहिए। तो रात के 2-2:30 बजे होंगे और मुझे अचानक से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो मैंने फटाक से लाइट खोल के देखा तो पिताजी वॉशरूम के गेट पर खड़े हुए हैं और शक्ल उनकी ऐसी जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो। बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं कि आज तो इसने मेरे को पकड़ लिया है और अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और मैं भी रात को 2-2:30 बजे सो के उठा तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा। फिर मैं देखा तो पिताजी को शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी सी यूरिन जो थी वो बेड में गिर गई थी। वो वॉशरूम करने गए थे क्योंकि जस्ट पोस्ट ऑप था वो, तो मैं भी नहीं चाहता था कि वो चल के जाए। तो फिर वो एकदम घबरा से गए, लेकिन मैंने उनको तुरंत बिठाया, होटल में फ़ोन किया, सब लोग आए, बेड वेड चेंज हुआ। रात में मैंने उनकी फिर से पूरी ड्रेसिंग करी। तो कहते तेरे को इतनी अच्छी ड्रेसिंग करना कैसे आती है। मैं कहा 4-5 बार तो मैं ऑपरेशन ही और थिएटर हो जा चुका हूँ, तो मेरे को ड्रेसिंग की अच्छी नॉलेज है। तो वहाँ फिर हम लोगों की बातचीत करना शुरू हुई। उनने मुझे मेथी की भाजी इतनी खिलाई कि मैं क्या ही बताऊँ। और क्योंकि मेरा एक पैट है कि भाई जब भी मैं बात करता हूँ तो बातचीत करते करते उसमें अगर पॉटी की बात ना आए तो फिर तो मतलब ही नहीं। तो ऐसी किस्सा हम लोग यहाँ मुंबई में हुआ कि हम दोनों बैठे हुए थे, दोनों मेथी खा खा के दोनों के पेट खराब हो गए थे। तो हम लोगों ने रात को एक लग्जेटिव खाया, क्रीमाफिन।
सुबह दोनों बढ़िया फ्रेश हुए, गए टाटा, वहाँ पे बैठे और सबको जब ब्लड सब हो गया, हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे थे और पिताजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। हाँ पिताजी यार प्रेशर आ रहा है। पिताजी सप्पी बोले हाँ सप्पी मेरे को भी प्रेशर आ रहा है, क्या किया जाए। तो फिर मेरे को तो पता था, मैंने कहा पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ चले जाओ। दोनों उस दिन आए, फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए और दम भर के खाना खाया। तो पिताजी जरूर एक जीवंत आत्मा रहे हैं और वो हमेशा रहेंगे। सबके साथ में उन्होंने पितृवत व्यवहार किया है, मेरे साथ उनका हमेशा मित्रवत व्यवहार रहा है। इवन अभी भी जब मैं 8 तारीख को उनके पास आया, अन्नू का बड़ा फोन आ रहा था कि सप्पी तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। तो मैं पहुंचा उनके पास, तो जैसे ही उनने मुझे देखा, बैठे हुए थे व्हील चेयर पर, उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और बोला आ गया मेरा सबसे बड़ा बदमाश। वो मुझे बदमाश ही बोलते थे। उनने हमेशा बोला कि ये अपना जुगाड़ कर ही लेगा। तो उनने कभी भी मेरे को हमेशा स्वतंत्र ही छोड़ा, मेरी गलतियों को माफ़ किया, मैंने जो भी उद्दंडताएं करी उनको हमेशा छोड़ा, कभी भी मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। फिर जैसे मैं वहाँ आ गया तो भाई इन लोग की शिकायतें, कविता दीदी और अन्नू की शिकायतें, ये दोनों वकील बन गए हैं, मेरे को जीने नहीं देंगे, खाने पीने नहीं देते हैं। बबलू भैया की अलग शिकायतें। उन्होंने कहा बोलो क्या करना है आपको। बोले मुझे घूमने चलना है। मैंने तुरंत सब डॉक्टर को बुलाया, गाड़ी रेडी करी, उनको पूरा जबलपुर घुमाया, खिलाया पिलाया। फिर 11 तारीख को फिर उनको भूख लगी तो उनको जलेबी खिलवाई, बढ़िया उत्पम खिलवाया। तो उनके मेरे साथ ऐसे रिलेशन थे कि वो जो जब किसी से उनकी नहीं बनती थी या कुछ भी जो अकेले बैठे रहते थे तो मुझसे इस तरीके से ही पेश आते थे। मेरे कपड़े पहन लिए, तेरी टी शर्ट पहन ली, तेरी हाफ शीट पहन लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी लाइफ एंजॉय करी। मेरे को पिताजी के जाने का दुख है तो, क्योंकि वो अब वास्तविक शरीर में नहीं है, लेकिन वो जिस कष्ट से गुजर रहे थे, जिस हिसाब से वो उस कष्ट से निकले, तो वो मुझे वो भी लगता है कि अब उनको चले जाना चाहिए था, क्योंकि उनने कष्ट काफ़ी जीत कर लिया था। उनने पूरी ज़िंदगी अपने संघर्ष में गुजारी। तो मैं चाहता था कि मरते वक्त वो काफ़ी शांति से जाए, और वो शांति से गए भी। सारे बच्चे उनके आसपास थे, सब लोगों ने उनकी सेवा जी भर के करी, सभी प्रकार से बातचीत हो गई। पिताजी का लास्ट संस्मरण जो मेरे साथ था वो यही था कि मैंने वो बड़बड़ा रहे थे कुछ। मैंने उनसे पूछा किससे बड़बड़ा रहे हो, तो बोले गुरुजी आए हैं। मैंने क्या कह रहे हैं, बोले गुरुजी बोल रहे हैं मर जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। और मैंने गच्छ अंकल से बात हो गई, गच्छ अंकल आए हैं कि नहीं, बोले मुझे उनसे बात नहीं करनी। मैंने कहा बॉम्बे वाले महाराज आए हैं कि नहीं, बोले मुझे उनसे भी बात नहीं करनी। और जो उनका एक यानी कि मेरे लिए जो एक लास्ट सेंटेंस वो छोड़ के गए, देखो मैं रोने वाले वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो लास्ट जो सेंटेंस उन्होंने छोड़ के गए कि भाई बिन्नी दी और बबलू भैया ने बताया कि रात भर में मेरे को जब उठाने की बात होती है तो बोलते तुम लोग कोई नहीं उठा पाओगे, उठाएगा तो सिर्फ सप्पी। तो फिर मैं भी जाता था उनको सुबह उठा के व्हील चेयर पे बिठाना, सारी चीज़ें करना। तो वही अंत तक रहा। मैंने उनको व्हील चेयर से उठा के बिस्तर पे भी उठाया, बिस्तर से उठा के व्हील चेयर पे भी बिठाया, उनको अपने कंधों पे भी उठाया, उनकी राख भी उठाई, अस्थि भी उठाई। तो उठाया तो मैंने, तो उनने इस लायक भी बनाया कि इतनी शक्ति थी मेरे में कि अभी भी घर में कोई भी बातचीत होती है, कुछ भी होता है, ताकत वाली बात होती है, कुछ भी आती है, तो सबसे पहले मुझे खड़ा कर देते थे। यानी घर में पुताई होनी थी दिवाली में, सब लोगों को बोल चुके थे, सबने हथियार डाल दिए थे। मैं नोएडा में बैठा हूँ, मुझे फ़ोन करके बोल रहे तू आ मेरा घर पुतवा। मैं 11 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ पुताई लगी हुई थी शाम में। 12 तारीख को 11-12 तारीख को लग के पुतैयों के साथ में मैंने उनका जितना एरिया था वो सब पुतवाया। तो उनको जब भी कोई ऐसी इम्पॉसिबल सी टास्क लगानी थी ना तो वो मेरे को बोल देते थे, मुझे लगता है ये तो कर ही देगा कम से कम। तो ऐसे ही थे। और वो आज हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, शरीर के रूप में नहीं है, ब्रह्म रूप में वो हम लोग के साथ विराजमान है। और आप अभी भी अगर आप उन्हें फील करना चाहोगे तो आप कुछ सोचो, जो आप उनसे मांग सकते हो वो आपके लिए तुरंत होगा।
तो बेहतर यही है कि जो उन्होंने परिपाटी चलाई थी, कर्म सिद्धांत उनका रहा है, ढोंग ढकोसलों पे विश्वास वो वैसे भी नहीं करते थे, तो उन्हीं सिद्धांतों पे हम लोग को भी चलना चाहिए। परिवार को परिवार के रूप में माना, तो सबको परिवार के रूप में हम लोग को अभी भी वैसे ही रहना चाहिए। जिस तरीके से वो लोगों की अच्छाइयों को ध्यान में रखते थे, वो बुराइयों को और गलतियों को माफ कर देते थे, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ में उसी तरीके से रहना चाहिए। और इसी परिपाटी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो जो उनकी संपन्नता हम लोग के साथ है, उस संपन्नता को हम लोग और उच्च शिखर तक लेके जाएंगे। यही प्रबोधन मेरी तरफ से। पापा हमेशा कहते थे कि उनका जो जान का जो तोता होता है वो मेरे अंदर है। दुनिया जान में कहते थे कि बेटा तेरा प्राण मेरे अंदर है और मेरे तेरे अंदर है। तो वो आज दुनिया के चले गए हैं, सबकी जा चुके, लेकिन मेरे लिए वो अंदर है, हमेशा रहेंगे, वो नहीं जाएंगे मेरे से। और मेरे बच्चे के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं, तो वो उनका नाम इतना रोशन करेंगे कि वो सब ये जाने जाएंगे कि उनके नाती पोते हैं। मैं तो कहूँगी कि पापा जहाँ भी रहें खुश रहें। वो मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कोई रोए नहीं, परेशान नहीं हो कि वो दुखेंगे अपन लोग रोएंगे। और उनके सातों बच्चे उनके साथ में थे, चारों नाती उनके साथ में थे। तो भगवान हमेशा हमारा परिवार से जुड़ा रहे, जिंदा उम्र, सातों भाई बहन, चारों पांचों नाती पंक्ति सब साथ में रहे, ऐसे खुश रहें। आज उनके लिए सारा पूरा कुटुंब इकट्ठा हुआ है, तो वो बहुत खुश होंगे इस चीज़ को देख के। और बस यही कहूँगी कि पापा बस खुश रहें जहाँ भी रहें। कॉलेज में चुनाव था, CR चुनाव था, तो पापा को लगा कि मैं जो चुनाव होते हैं स्कूल कॉलेज में वो था, तो उनको लगा कि बेटी चुनाव लड़े तो मैं जाऊँ देखने। तो नॉर्मल स्कूल कॉलेज चुनाव जैसे पढ़ते थे, तो पापा बेचारे यहाँ से भर दोपहरी में साइकिल से मेरे कॉलेज पहुँचे, मेरे लिए वोट अपील करी सबसे कि मेरी बेटी जीत जाए। बदकिस्मती से मैं हार गई, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ कि मैं हार गई। उन्होंने कहा तूने एफर्ट किया, तू चुनाव लड़ी, बट तू हार गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरे पास आया हूँ तुझे को जिताने के लिए। तो मेरी फ्रेंड्स पूछी नहीं थी तो ये कौन है, मैं कहा मेरे पापा आए। बोले क्यों आए? मेरे लिए चुनाव के लिए वोट मांगने आए कि मेरी बेटी जीत जाए। पापा ऐसे थे कि वो सबकी फिक्र करते, सबके लिए केयर करते थे। हाँ, बस मुझे खाने का पहला खाना चला गया है जो मुझे कभी नहीं खिला पाएगा आज के बाद। हमेशा मेरे लिए इतना सा कौर तोड़ना अपने बाइक में से, इसको फूंक के खिलाना कि इसका मुंह ना जल जाए। मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उसके बावजूद भी मुझे एक कौर खिलाते थे। लास्ट बाइट में नहीं खिलाया जबरदस्त मेरे को, बेटा तू मेरे एक और खा ले। अब वो चले गए हैं, अब कोई खिलाने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। एक बात जरूर लोगों को सीखना चाहिए, लोग क्या रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं किसी के साथ। वो मतलब कविता की फ्रेंड के पति को भी वो दामाद मानते थे, कितनी बड़ी बात है। और दूसरा एक पंक्चुअलिटी, अगर कहीं 7 बजे पहुंचना है तो वो 7 बजे ही पहुंचते थे। ये सब बातें हैं। और एक उनने कहा, जैसे बोलते हैं कि वहाँ से गांव से अकेले आए थे, उसके बाद आज के डेट में उनके पीछे इतने लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने रिलेशन मेंटेन किया है। थैंक यू। पापा जैसे थे, मुझे लगता है मैं भी शायद उन्हीं की तरह बातूनी थी। हम लोग घंटों बातें करते थे। पापा ने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था शादी के पहले, तो उन्हें जिससे उन्होंने मेरे बारे में पता किया, उन्होंने बोला सेल्फ मेड लड़की आपकी तरह। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारी शादी ज़रूरी है, लेकिन मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ, बट अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया उन्हें कभी मत भूलना। तो ये उनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा टच की। मुझे लगा कि नहीं, मैं जिस घर में आई हूँ और जिनकी बहू बनी हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। और बहुत अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी जो लास्ट टाइम अभी उनके साथ समय गुजारा, मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम था इन 15 सालों में मेरा। क्योंकि उस टाइम पर उनको बच्चों की तरह से गुस्सा करते भी देखा, मारते भी देखा। बच्चों जैसे सबकी शायद पिटाई भी पड़ी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे 43 ईयर्स में ज़रूर उनका वो प्रसाद मिला, मुझे अच्छा लगा। हर तरह का हर मूवमेंट उनका देखने को मिला। उनका जैसा मूड था, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर,
तो बस मुझे बस उनसे इतना ही आशीर्वाद चाहिए था कि और है। इनफैक्ट उन्होंने सर पे हाथ भी रखा। बस मैं चाहती हूँ जैसे उनको लगता था कि मैं सेल्फ मेड थी तो मैं सेल्फ मेड बनूँ। उन जैसे उनके बच्चों ने उनका नाम किया है, कुछ करूँ, फिर से शुरुआत करूँ। तो बस पापा से यही जो उनकी 80 इयर्स में भी जो उनकी फाइट थी उसको आगे कंटिन्यू करूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर में। उसको एक छोटा सा इंसिडेंट, बच्चों ने बोला ना पापा खाने के शौकीन थे। डेफिनेटली वो खाने के बहुत शौकीन थे। और जब वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, बिल्कुल मतलब उनके जाने के कुछ दिन पहले ही उन्हें हम लोग बाहर घुमाने के लिए लेकर गए थे हॉस्पिटल से निकल कर कि मुझे जाना है जाना है जाना है। मतलब मुझे उनको खंडेलवाल फर्नीचर पर जाना था। उनसे जब मिलवाया उन्होंने बोला कि बाबूजी आप जाओ, बच्चों को भेज देना, मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ भेज दूंगा। और जब हम जैसे ही गाड़ी यू टर्न ली, पापा बोलते सपी अन्नू को कुछ खिला दो। मेरे बोला पापा मैंने तो खा लिया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ अगर आप खाएंगे तो फिर हम खा लेंगे। तो पापा बोलते थोड़ा आगे ना एक भजिए वाला बैठता है। तो फिर हम भजिए वाले के पास रुके और उन्होंने बोला कि थोड़ी करारी सी भजिया चाहिए। और जब उसके पास गई तो कोइंसिडेंटली उस वक्त वो भजिया नहीं बना रहा था। तो मैंने उसको बोला कि पेशेंट है, 2-3 दिन बाद कुछ खाने की डिमांड की है उन्होंने। तो उसने बोला मैं आलू के पकौड़े बना सकता हूँ। तो पापा ने बोला उसको बोला थोड़े करारे होने चाहिए। और जब उनके लिए वो मैं पैकेट लेकर आई, उन्होंने प्रसाद रूप में मेरे को अपने जो अटेंडेंट था उसको इनको दिया। देन वो उन्होंने अपने साइड में करके बराबर से, मतलब मैं 3-4 दिन से वो नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, बट वो उनका भजिए खाना ना हमेशा शायद रहेगा याद मेरे। तो ऐसे ही शौकीन थे पापा। बचपन में जब एक उम्र होती है उस वक्त मामा ग्वालियर में ही थे और मामा का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सारे मामाओं में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मामा से ही मिला और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। नहीं कह पाते बहुत सी बातें, लेकिन उनका हमेशा आशीर्वाद मिला, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। सिर पे हाथ रख के गले से लगा लेते थे, हमेशा कहते थे मेरा बहुत प्यारा बेटा है। बहुत सच में बहुत याद आते हैं मामा। फ़ोन पे इतनी अच्छे से, उत्साह से, इतना स्फूर्ति हमेशा, शायद आखिरी समय में भी वो चाहते होंगे मैं उस पर खड़ा हो जाऊँगा। तो इस तरह से वो लेटना पसंद नहीं करते थे कभी। मैंने बहुत ज़्यादा समय मामा जी के साथ व्यतीत नहीं किया, पर जितना भी किया है उस समय में उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे से मिले, बहुत प्यार से मिले। मैं चाहती हूँ ऐसे आशीर्वाद उनका हमेशा मिलता रहे मुझे। चाचा जो हमारे पूज्य हैं, अधिकता प्रेम से पूज्य रहे और उन्होंने हमको पाला ही है, कुछ पढ़ाया लिखाया भी है हमको उन्होंने साधन भी हमको दिए हैं और शिक्षा भी उन्होंने हमको दी है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से आज आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि हमें चाचा जी हमको आशीर्वाद देते ही रहेंगे। हम लोग सब परिवार सुखी से रहेंगे। मेरे फूफा जी बहुत ही मुझे प्रिय थे और चाहते थे कि हम कभी आते तो उनका सदैव ये रहता था बेटा मुझे बता के आना, शायद मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो तुम भटकोगे। इसलिए जब भी हम यहाँ आते, कहीं भी आते, हम ग्वालियर गए, जबलपुर गए, सतना भी कई बार आए, तो उनका बार बार यही कहना रहता है बेटा पता करके आना, कह के आना। और हम प्यार दुआ करते थे। अभी अंत में एक बार छोटी बहन मेरी सुनीता से बात हुई, तब उनसे बात हुई, बोले तुम आते नहीं हो। हमने कहा फूफा जी अब टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे गृहस्थी के चक्कर में लग गए। बोले अच्छा ठीक है। वो हमारे फूफा ससुर थे, लेकिन उनने कभी हमें हमेशा पिता के समान माना है और वो जहाँ भी रहें वहाँ से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है।
ने को तो हमारे चाचा जी थे मगर मुझे उन्होंने सबसे बड़ा बेटा माना है। मैं बड़ा बेटा होने के नाते मेरे पास आज जो भी है, जो भी संपत्ति है, जो कुछ भी देन है, बच्चे नाती पंती जो भी है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर। आज मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से अच्छे संपन्न हैं। लड़का डॉक्टर है और बहू भी डॉक्टर है। मैं तो उनको पिता समान मानता रहा। मैं चाचा जी कहने को चाचा जी थे, लेकिन पिता तो मेरे चाचा जी मुझे उन्होंने सबसे बड़ा बेटा माना है, और आज भी मैं उनको पिता ही मानता हूँ। और उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार को, ये पूरा परिवार उनके आशीर्वाद से संपन्न है। ये जो कुछ है सब उन्हीं की देन है। सबसे बड़ी देन तो उनका ये पूरा परिवार है जो संपन्न है। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं, हे प्रभु उनको वैकुंठ धाम पहुंचा दो। हमारे फूफा जी थे और हमारे गांव जाया करते थे। जब कभी हमारे गांव के लोग बहुत चाहते थे उनको, और हमारे घर से जब वो तालाब पर नहाने जाते थे तो लोग उनको रास्ते में छेक करके बैठा लेते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी बातों का आनंद लेते थे। बहुत अच्छी बातें करते थे और बहुत अच्छे प्यारे फूफा जी थे। हम उनकी आत्मा को शांति के कृपा करते। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे फूफा जी कृष्ण बिहारी चतुर्वेदी जी सदैव एक बार तो वो पौरवा गए हैं अपनी ससुराल में, और जितना उन्होंने हमको पाला पोसा प्यार दिया, हम उस प्यार में पले हैं। सदैव आभारी रहेंगे अपने फूफा जी की तरफ से। मेरे फूफा जी थे, वो नौगांव में रहे तो उनको सब हरिओम के नाम से जानते थे, हरिओम साहब के नाम से जानते थे। और मेरे यहाँ गए तो उनने बहुत बताया, मेरा इससे परिचय थे, उनसे परिचय थे नौगांव में, और मेरे यहाँ रहे पूरे दिन। बहुत अच्छा लगा और कहने लगे तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यार करते थे वो सभी से, कोई नहीं उनको बुरा लगता था, उनको सब प्यार करते थे और वो भी सबसे प्यार करते थे। और उनको सब नौगांव के बहुत से लोग परिचित थे उनसे। फूफा जी से मैं बचपन से ही जुड़ा रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था, मतलब ये सविता जब पैदा हुई थी तब मैं उनके साथ रहा हूँ शहडोल में। तो वो शाम को जब आते थे तो टकटकी लगा के हम देखते थे कि वो आए और हम अंदर, बाकी दिन भर खेलते थे, उनको देखा और अंदर। अगर बाहर मिले तो अच्छी मार पड़ती थी। उसके बाद फिर उनका मिलना जुलना आना जाना तो रहता ही था। जब इंदौर ट्रेनिंग के लिए गए सेल टैक्स वाली, तब बुआ को हमारी और तीनों बहनों को, और चौथा वो बबलू मामा आपका, इन सबको हमारी माँ के सुपुर्द छोड़ के गए थे। उनको बोल के गए थे कि ये बच्चे मेरे नहीं आपके हैं, और इनको संभालने की जिम्मेवारी 6 महीने की आपकी। तो हमारी माँ पे तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, और जब भी हमें फ़ोन करते थे, कभी भी फ़ोन करें तो हमारी माँ का जिक्र तो ज़रूर आता था। वो गुस्से में भी करें तो भी उनका जिक्र आना, और नॉर्मली करें तो आना। और कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता था कि जिसमें वो हमें फ़ोन ना करें। मतलब हर उसमें गुस्से में भी अगर कोई नाराज़ भी है तो फ़ोन तो ज़रूर लगाएंगे। मतलब हम भूल जाएं भले, लेकिन वो कभी नहीं भूलते थे। और उनके साथ बिताया हुआ मतलब समय भूल नहीं सकते। तो 84 में 6 महीने उनके साथ कंटिन्यू रहा था। उनकी मैंने जो सेवा की थी उस सेवा का मेवा मुझे मिला हुआ है, और उन्हीं की कृपा से आज हम अच्छे खासे अपना परिवार मतलब बेस्ट फैमिली टीकमगढ़ में शिफ्ट है। उन्हीं की कृपा से हम वकील हो गए, और वकालत उनकी कृपा से अच्छी चल रही। वो आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और उनको सब प्रणाम जीवन भर।
है कि नहीं? आ रही है नहीं सीधा नहीं मैं भी ऐसे रखूँ क्या? हाँ ऐसे रख लो, वो ज्यादा बेटर है। ओके बोलिए शुरू। चलो थैंक यू, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करी नाना जी के बारे में। बट मुझे सबसे ऐसा लगता है कि नाना जी और नानी हमेशा चीयर लीडर्स रहे अपने, और बहुत ओपन माइंडेड रहे अपने बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड किड्स के लिए। और ये तो उनकी काफी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थे। हाउएवर कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनका काफी फूडी रहे, काफी खाने के शौकीन रहे हैं। मुझे वो बात मतलब गर्मियों की छुट्टियां मतलब एक तो सतना जाना, और जब हम लोग बड़े हो गए तो जब भी हम लोग जाते थे तो नाना आज क्या खाना है, सबसे बड़ा मुद्दा और प्लान हमारा ये रहता था, आज क्या खाएं। तो हमारा प्लानिंग होती थी आज पानी पूरी खाएंगे, आज पराठे खाएंगे, आज भजिए खाएंगे। तो वो उनका मुझे बहुत अच्छी एक जो हैप्पी मेमोरीज है वो यही है कि शॉपिंग करना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ प्लानिंग करना, आज खाना क्या, मतलब खाना खत्म होता नहीं था और हम लोग प्लान करते थे अब नेक्स्ट क्या खाना है। और मतलब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जब मैं कॉलेज में थी तो शायद बनारस जा रही थी या कहीं तो भी, या लखनऊ जा रही थी, समवेयर कहीं जा रही थी। तो वहां जाते सतना से ट्रेन निकलनी थी, तो नाना हम मेरे लिए और सारे मेरे क्लासमेट्स के लिए पानी पूरी पैक करके वो लेके आए थे, मामा के थ्रू भिजवाए, बट वो पानी पूरी लेके आए थे, कहीं सतना की फेमस पानी पूरी है वो। तो उनकी ये सारी बहुत ही ज्यादा सबको लिए केयर करते थे। और अगर हम सबको याद हो उनके जब समर वेकेशन में घर जाते थे नाना नानी के, तो वो आम खाने के बहुत शौकीन थे। तो वो आम इतने सारे आम लेके आते थे और उसको धो के और उसको काट के या उसको थोड़ा सा जूसी बना के हम सबके लिए रखते थे और हम सबको देते थे। तो वो सारी चीजें वो एक समर वेकेशन की मेमोरीज है कि नाना नानी का घर। और सबसे बड़ी बात, और हम सारे ग्रैंड चिल्ड्रन अब इतने फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या नाना जी अभी तक हमारे साथ थे और अभी भी हैं, बस फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मुझे बस उनकी बहुत अच्छी और हैप्पी मेमोरीज शेयर करनी थी। मैं शंकर से भी यही बात कर रही थी जिस दिन अभी लास्ट कुछ दिनों से कि उनकी क्या मेमोरीज रही हैं, क्या क्या हम करते थे। और वो बहुत खुश होते थे, उनको रहता था वो 2 मिनट से भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट उन्हें था बात कर लो और क्या कर रहे हो क्या नहीं और कैसे हो, क्या मेरा नाती दामाद कैसा है, ये है वो है। वो बड़े उत्साहित रहते थे और बस 2 मिनट देख के और कहते थे चलो ओके बाय। तो मुझे बस कुछ उनकी अच्छी फॉन्ड मेमोरीज शेयर करनी थी। और थैंक यू सो मच जिसने भी ये प्लान किया ये प्रोग्राम। ओके So with the amount of, I did not spend much time, so I would probably consider myself being unlucky, is what I would say. With the time that I have spoken to him, with the time that I have met him, all that I can say is he was very happy and he was very welcoming. He was he always asked how are you doing, what you're up to, what is that, and he never had any fear towards anything. So I would say he was a very bold and a brave man. So all that I have seen always, and doesn't worry about anything much. So I would say he was a very stronger soul. So that is what something I kind of learned from him, what he is. So yeah, he will always be in our memories, and for sure we will miss him. ओके जीजू, थैंक यू। एक्शन। तो नाना जी हमारे बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, और जो गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी के घर जाने का जो सुख होता है वो सबसे ज़्यादा
हम 3 और टूटू दीदी और शांतनु को सबसे ज़्यादा मिला है जब हम सारे बच्चे मिलके कभी कैरम खेलते थे, कभी ताश खेलते थे। बचपन की बात है। बाकी सारे बच्चों को जब वो बड़े हुए, जैसे नेहा मौसी के बच्चे जब वो बड़े हुए तो हम लोग बहुत बड़े हो गए थे, तब उन लोगों को वो नहीं मिला है जब हम मामा लोगों के सर में तेल लगाते थे, उनके बाल खींचते थे, नाना से खूब मंगाते थे चीज़ें कि ये लाओ वो लाओ। हमारे लिए आम की पेटियाँ आती थी, लीचियाँ चुरा चुरा के हम लोग खाते थे फ्रिज से, फिर नाना खूब लड़ते थे। जितने भी बाथरूम इस घर में बने हैं वो मेरे कारण बने हैं, क्योंकि वो बाथरूम जाते थे और मैं खटखटाती थी कि नाना खोलो मुझे जाना है। इस तरीके की बहुत सारी मेमोरीज हैं। पर हमारी मम्मी ने हमको हमेशा ये बताया कि हमारे जो नाना जी थे वो हमेशा वो बहुत उदार व्यक्ति थे। मतलब कभी भी उनसे एक चीज़ सीखने लायक बहुत अच्छी है कि वो इतने उदार थे, वो कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते थे। कभी किसी चीज़ को ये नहीं कहते थे कि मेरे पास कम है। वो एक अपना कोई चीज़ भी शेयर करें और वही चीज़ सारे बच्चों में आई है कि वो अपनी चीज़ भी शेयर करें। इतने उदार मन के रहते हैं सब लोग कि वही चीज़ मम्मी ने बोला कि ये तुम्हारे नाना से सीखने लायक बहुत अच्छी चीज़ है। सबको वो प्यार करते ही थे, वो सबके साथ सोशल थे ही। हम लोगों के साथ चूहे बिल्ली की लड़ाई जो थी उनकी सबसे ज़्यादा वो हमको याद रहेगी। सबसे ज़्यादा मेरे से कहते थे कि तुम मेरी पूर्व जन्म की दादी हो। तो जब वो बीमार हो गए तो मैं हमेशा उनको कहती थी, मन में ये सोचती रहती थी, उनसे मिल तो नहीं पाई मैं, लेकिन हमेशा मन में ये सोचती थी कि अब अगले जन्म में मेरे पोते बन के आना तो मैं तुमको इतना नहीं डांटूंगी। तो उनसे सीखने लायक जो भी चीज़ें हैं वो इतने उदार हैं। उन्होंने इतना सब कुछ हम लोगों के लिए व्यवस्था करके गए। हम मेरी शादी में नहीं आ पाए, उसका बहुत दुख रहा उनको, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ में कमी नहीं रखना है, ये ऑर्डर था और उसको फॉलो हुआ और बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। हमेशा हम लोगों के लिए अगर ये था कि कोई है, हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मानू के लिए भी बहुत सारे पैसे जमा करके गए। नानी ने बोला था कि इसकी शादी करके ही तुम मरोगे, उसकी भी व्यवस्था करके गए। तो वो सब के लिए इतना दूर तक सोचते थे। ये हमको सीखने वाली बात है कि अपनी लाइफ कैसे आगे प्लान करना है। और जो भी है हम सब बहुत उनको याद कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारे अंदर जीवित रहेंगे। A round of applause for हरिओम। मेरे तो नाना बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनके बाल झड़ने के हम 3 रीज़न है। टूना दीदी की वजह से झड़े हैं, जो थोड़े से उगते थे वो मानू की वजह से थे, और जो टिके हुए थे वो मेरे कारण थे। बट उनकी पूरी लाइफ जर्नी में नाना ने मेरे से सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली हैं कि बेटा हमेशा खुश रहो और अपना कभी टाइम वेस्ट मत करो। वो बोलते थे कि हमेशा कुछ करो, बैठे मत रहो, अपना दुखी मत रहो, हमेशा आगे बढ़ो। तो शायद से उन्हीं की वजह से, क्योंकि मेरे को बेस्ट फ्रेंड बना लिया था उन्होंने, तो कभी रुकी नहीं मैं। और अच्छा है कि हमारे जीवन में एक इंसान था जो हमें हमेशा पुश करता रहा कि बेटा आगे बढ़ो, रुको मत। तो आज मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि उनकी सबसे बड़ी सीख हम लोग आगे लेके बढ़े और ऐसा ना सोचे कि वो हमारे साथ नहीं है, यही सोचें कि हम कैसे उनको अपने साथ रख सकते हैं। और इस घर में हमने सब देखा है, लड़ाई भी देखी है, झगड़े भी देखे हैं, और बचपन से एक चीज़ देखा है कैसे भी लड़ते भिड़ते सब लोग साथ रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भले ही कुछ भी हुआ हो, आप सब हमारे लिए अब बड़े हो, तो आप सब हमेशा हमारे साथ रहो। थैंक यू। सो पहले अच्छी मेमोरीज़, तो नाना के साथ जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ हैं वो अराउंड फूड ही हैं। तो जैसे मैं सबसे छोटा था, ठीक है, जब नाना के घर आते थे
तो बाकी सब तो सारी सब्जियां सब खा लेते थे, बट मैं कोई सब्जियां नहीं खाता था, ना भी खाता हूँ। तो उस वजह से नाना नानी दोनों हमेशा ध्यान रखते थे कि मेरे लिए कुछ अलग से बना हो। और मेरे को हमेशा चाहिए रहता था दही और या फिर घी और रोटी और शक्कर, इस टाइप की चीज़ें। तो वो अलग से क्या बोलते, एक मिट्टी की लाइक हांडी टाइप रहती थी, उसमें नाना फ्रेश दही जमाते थे और मेक श्योर करते थे घर में पूरा टाइम दही रहे। तो ये हो गया दही का। फिर नाना जब भी सागर आते थे तो उनका एक चीज़ फिक्स रहती थी कि जो भी सबने थोड़ी देर पहले पेड़े खाए, वो पेड़े हमेशा ही आते थे और वो पेड़े घर में हैं, इसका मतलब नाना आ चुके हैं, ठीक है। और थर्ड था लाइक बहुत कम लोगों को पता है कि फास्ट फूड नाना खाते थे या दूसरों को खिलाते थे, बट नाना मैगी भी खाते थे। तो कई बार हुआ है मैं नाना के साथ यहाँ अकेला इधर पे रहा हूँ या कहीं पे भी रहा हूँ, कॉलेज के बीच में एक दो बना के रुका हूँ, तो नाना को मैगी खाना रहता था। अब वो नॉर्मल मैगी तो खा नहीं सकते थे क्योंकि भाई नाना है, तो बच्चों को अच्छा वो नहीं जाएगा मैसेज। तो नाना खाते थे पतंजलि की जो वीट वाली मैगी रहती थी, वो स्पेशली मंगवाते थे और फिर मैं और नाना मिलके वो हम दोनों सबके से वो खाते थे। और सागर में भी ऐसे नाना आते थे तो दादाजी उनके साथ मंगवाड़ी और खूब खाने पीने का चलता रहता था। फिर जैसे सबने बोला कि नाना बहुत केयरिंग थे, तो केयरिंग में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे याद है उनका, कि जैसे सतना में रिक्शा बहुत चलते थे, तो नाना ऐसे रिक्शा वाले को कभी लेके घर आते थे गर्मियों में, तो वो ध्यान रखते थे कि उनको गुड़, चना और पानी 3 चीज़ खिला के रेस्ट करा के फिर ही जाने देते थे। उसके बिना वो कभी, पैसे तो ठीक है, ये 3-4 चीज़ें भी देते थे, मेक श्योर करते थे कि भाई वो ठीक है, उसके बाद ही उसको जाने देते थे। फिर उसके बाद जैसे नाना से सीखने के लिए सबको ये मिल सकता है कि जब उन्होंने स्टार्ट की अपनी लाइफ, उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, जो भी था उनका वो उनका सब छूट गया था, बट स्टिल आज की डेट में देखा जाए तो उन्हें इतना कुछ डेवलप किया। नॉट जस्ट दैट, बाकी भी देखो कि उनने अपने लाइक 7 बच्चे किए, देन वो भी सब वेल स्टेब्लिश्ड हैं सबके सब, एंड उनके भी बच्चे सब उनकी लर्निंग्स के थ्रू और उनके जो वैल्यूज़ रहीं उसको फॉलो करते हुए सब जहाँ पहुँचे हैं वो उन्हीं की वजह से पहुँचे हैं। एंड कुछ टाइम पहले नाना से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, हाँ, तो ये लाइक 2020 की बात है, कोविड स्टार्ट ही हुआ था, तो वीडियो कॉल पे नाना से मेरी बात हो रही थी। तब नाना बता रहे थे कि जब उनको कैंसर हुआ था तो किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को होता तो वो लाइक जो पेन था वो हर कोई नहीं बेयर कर सकता था उस एज पे जो नाना ने बेयर किया। इतनी जो हैवी मेडिकेशंस रहे, उनका कहना तो कोई और इंसान होता तो वो शायद सुसाइड कर लेता इस पेन के बाद, बट उनके अंदर जो एक लाइक एनर्जी थी, ऑप्टिमिज्म था, जो भी था, उसके चक्कर में उन्हें कभी गिव अप नहीं किया। और उनसे अपन को वही चीज़ सीखनी चाहिए कि कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो, या तो आप सीखोगे उससे या फिर आपको कुछ अचीव करोगे। और उनका एक कोट तो उन्होंने उसी टाइम पे बताया था मेरे को, शायद उनका फेवरेट कोट रहा हो, पता नहीं, हारिए ना हिम्मत बिसराए ना नाम, तो ये उनका फेवरेट कोट था। और बाकी तो सबको पता है कि नाना कितने इंस्पिरेशनल थे और सबके लिए आई थिंक से यहाँ पे आइडियल तो रहे ही होंगे। थैंक यू। नाना के बारे में क्या कहूँ, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उतना लाड़ तो शायद मम्मी पापा से भी इतना नहीं मिला है जितना नाना पुचकारते थे, पुच्चिया करते थे। मेरे को हमेशा बोलते थे कि एक सिक्के के 2 पहलू, नानू और मानू, और हमेशा बोलते थे कि मानू के नानू और नानू की मानू। नानू, मुझे ऐसा लगता है सारे नातियों में मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे और मुझे बहुत मानते थे। मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम ऑफिसर बनो, IAS ऑफिसर बनो। उनका वो सपना मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली याद है कि मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की क्योंकि उनके सारे नातिन जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं अभी अपने गोल में थोड़ा पीछे थी, पर मैंने जॉब स्टार्ट की और नाना ने मेरे को पूछा तुम कौन सी कंपनी में हो, मुझे वहाँ से गिफ्ट मंगाना है, टिफ़िन बॉक्स मंगाना है।
तो मैंने नाना के लिए सोच समझ करके जो सबसे अच्छा जो उनके लिए टिफ़िन बॉक्स हो सकता है वो भेजा। और जब वो पहुंचा तो उनने देखा कि ये तो बड़ा महंगा है, तो उनने बिन्नी मौसी से बोला, बिन्नी इसमें तो मानू की पूरी सैलरी खत्म हो गई होगी। फिर उसके बाद बिन्नी मौसी ने बोला, नहीं पापा, मानू 30,000 कमा रही है 1 महीने का। और वो उतनी छोटी सी बात से भी वो इतना ज़्यादा खुश हो गए। वो बोले, इतना ज़्यादा कमा रही है मेरी मानू। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। और ये मेरे लिए काफ़ी मतलब एक सपोर्टिव स्टेटमेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने नाना और दादा के सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये दिखा दिया कि वो मेरे हर अचीवमेंट से खुश रहेंगे। और क्या होता, नाना ने इतना ज़्यादा प्यार किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो प्यार दोबारा कभी नहीं मिलेगा। नाना हमेशा हमको पॉइंट्स देते थे। मुझे याद है खाने का, जैसे बताया कि नाना को खाना बहुत पसंद था और खिलाना भी बहुत पसंद था। और बॉम्बे में वो आते थे हमारे पास रहने के लिए, और एक बार हमने सैंडविचेस बनाए उनके लिए, और हम लोग ने एक बार में प्रिपरेशन नहीं की सैंडविच की, और हमने नाना को कम से कम 10 बार मार्केट भेजा होगा। वो 60 की एज में थे, हम लोग बोलते थे कि नाना आप 60 आ गए हो, लेकिन वो बहुत एक्टिव इंसान थे। हम उनको बोले, नाना बटर लेके आओ, तो नाना नीचे उतर करके दूर दुकान जाके बटर लेके वापस आते थे। तब तक हम उनके लिए एक सैंडविच बना के रखते थे, फिर कुछ ख़त्म हो जाता था, फिर उनको भेजते थे, फिर वो लाते थे, लेकिन वो इरिटेट नहीं हुए इस बात से। और उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मुझे कभी नहीं डांटा। जाते जाते भी उन्होंने वो अपनी 9 बेटियों को और नातिनों को 9 देवी बोलते थे, और नवरात्रि का हर दिन उनको उनकी एक बेटी को फ़ोन जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि नाना कभी नहीं चूकते थे, किसी को भी कॉल करने में किसी को भी नहीं छोड़ते थे। और सबसे मेरे लिए अभी जो मैंने अभी 3-4 दिन में नाना की जो यात्रा सुनी है, इतनी कठिन यात्रा रही है उनकी, लेकिन वो इतने खुश मिजाज इंसान थे। उनकी प्रेजेंस में हर व्यक्ति खुश हो जाता था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि नाना कैसे इतने मतलब मेरे लिए वो खिले हुए गुलाब जैसे, कि वो इतने कठिन कांटों भरी जिंदगी में जी के भी ना बहुत खिले हुए इंसान थे। और लास्ट तक उन्होंने जो बैटल की लाइफ की, पर उन्होंने बैटल कैंसर को भी हराया, और वो जब भी आगे जहाँ भी जाएंगे वो बहुत संसार को दे के जाएंगे। शायद उतना मुझे अभी उतने लोग नहीं दिखते, और मेरे लिए नाना बहुत सफल इंसान थे, क्योंकि एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने संबंधों को पूरा निभा के जाता है, और जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और नाना ने हमेशा हर किसी की मदद की है और हर संबंध को पूरी तरह निभाया है। और जाते जाते भी नाना सबके लिए सब कुछ छोड़ गए और सबको आशीर्वाद ही दे के गए, तो वो बहुत बड़ी बात रहेगी। और नाना जो चले गए उसका वॉइड लाइफ में हमेशा रहेगा। नाना वैसे तो हर साल हमारे यहाँ विंटर वेकेशन टाइप मनाने आ ही जाते थे। अक्टूबर से जनवरी उनका हमारे घर पे ही चलता था, तो इस सब में अपने कमरे में ही रहते थे, और मैं दिन में अपना सब कुछ खा पी के उन्हीं के कमरे में चले जाता था सोने, और उन्हीं के कंबल पे लेट जाता था। कभी कभी वो बोल देते थे मुझे कि हमें ज़रा थोड़ा तेल लगा दो, ये दवाई लगा दो, ये सब कर दो, वो सब कर दो। तो इन्हीं सब में निकल जाता था हमारा विंटर वेकेशन हर साल का। कोविड भी उनने हमारे साथ ही मनाया, मतलब इतना कोई खुशी की बात नहीं थी,
पर हाँ, उसमें भी वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कर देते थे कि बड़ा मज़ा आ जाता था। फिर यही सब चलता रहा। और फिर आखिरी में भी, जब वो आखिरी मतलब हमारे यहाँ थे तो भी हर दिन में जाता था, तो सुबह एक बार तो, और ऐसे कैसे ऐसा कर ही देते थे। बाकी फिर वो काम के लिए बुलाते थे कि मैं अगर आता था तो वो मसाजर उठा के कर दो थोड़ा, तो यही सब चलता रहा। बाकी मज़ा ही आया। सीखने को क्या मिला? कुछ नहीं, डिसिप्लिन सीखने मिला। हमारी नमकीन बंद करवा दी उन्होंने ज़बरदस्ती। मेरे को कहते थे नमकीन बेसन है, बंद करवा दी मेरी। फिर यहाँ नाना नमकीन भंडार खोल लिया। तो ऐसा ही चलता रहा। सुबह जल्दी उठा देते थे, मैं तो सोता रहता था। उनसे कहते थे फ़ोन उठ के फ़ोन पे बात कर लो। मैं उठता था तो हाँ सो कैसे हो, ठीक है रख लिया। मैंने कहा अरे यार 2 मिनट बात करने के लिए उठा दिया, मैं थोड़ी देर बाद ही बात कर लेते। यही सब चलता रहा, अच्छा था। मैं हूँ आज का होस्ट और चाहता नाना के लिए सबसे मोस्ट। मेरे लिए नाना एक सुपरमैन की तरह है। सुपरमैन को बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर कभी किसी ने इंडियन सुपरमैन के बारे में नहीं सुना। मेरे नाना उनकी तरह थे। सुपरमैन के पास बहुत सी पावर थी, मेरे नाना के पास एक पावर थी, विल पावर। वो सिर्फ महापुरुषों के पास होती है और उनसे बड़ा महापुरुष मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना, बहुत लोगों के बारे में सुना, पर एक मेरे नाना थे जिनके बारे में देखा, उनके साथ रहा। मैं तो जब छुट्टियों में आता था, मेरे साथ नाना की बहुत लड़ाई होती थी। वो बोलते घर में क्रिकेट नहीं खेलना, घर में बॉल से नहीं खेलना, टीवी जोर से नहीं चलानी। अब मैं मानने से रहा। मेरी सबसे अच्छी मेमोरी उस दिन थी जब मैं कैच खेल रहा था। नाना ने आके बॉल को पकड़ा और वो बॉल मेरी तरफ फेंकी। उस दिन नाना की तबीयत खराब थी और उनके हाथ वीकनेस से क्या कहते हैं उसको वाइब्रेट हो रहे थे, पर उनने उस दिन बॉल फेंकी और मुझे रियलाइज हुआ उनसे बड़ा विल पावर और किसी के पास नहीं है। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, खुद का विल पावर बना, उनके जैसे बनो। अपना टारगेट उनको बनाओ, उनको क्रॉस करने की कोशिश करो। जो आप जिनके तरह बन सकते हो उनके बारे में नहीं सोचो। आप उनके बारे मेरे लिए सबसे बड़ी सुपर हीरो वो थी। थैंक यू। पापा ये नहीं सोचते थे कि हमारे यहाँ काम करती है तो बाई जैसे नहीं बोलते थे। वो अपना बेटी जैसे मानते थे कि हमारे घर की बेटियां हैं, खाने पीने का ध्यान रखते थे। यही सब सोच के मैं आज 10-15 साल से काम यहाँ करी। और अब उनसे पहले लेट हो जाते थे तो डांट पड़ती थी, बेटा इतनी देर लेट आई हो, क्यों आई हो? हम क्या हो गया था? नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे अपना पर यही सब बोलते थे। बोलूं, मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी हूँ, इसलिए कि आई हूँ। जब तो पहले मेरे को लगता था कि मैं नहीं करूँ काम, मगर फिर जब आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पापा जी मेरे को अपनी लड़की समझते थे। मतलब बोलते थे कि मेरी 5 लड़की हैं, छठवां मेरी मुन्नी लड़की है, काम वाली नहीं समझते थे। बहुत अच्छे से बहुत कुछ सिखाए उन्होंने मेरे को, बहुत अच्छा। मतलब सब कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। और मेरा बहुत सारा काम भी करवाए उन्होंने। घर के लिए फार्म भरवाए, राशन कार्ड बनवाए, बच्चों को एडमिशन करवाएं, बहुत कुछ करे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखे हमने। मेरे को भी नहीं लगता था कि मतलब दूसरे हैं, हमको लगता था कि मेरे ही पिताजी हैं। कैसे डांटते थे?
डांटते थे भी कभी 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 डांटते थे कि लेट हो गई हो, बस और किस लिए नहीं डांटते थे। दूर चली गई थोड़ी, वहाँ से आने में लेट हो जाता इसलिए डांटते थे। मोजा नहीं पहना उसके लिए डांटते थे, स्वेटर नहीं पहना, चप्पल क्यों नहीं पहने हो, चप्पल पहन के काम करो, सूटर क्यों नहीं पहने हो, सूटर पहने रहो, मोटा सा पहन लो, नहीं है तो बता दो हम दिला देंगे, और अच्छे से रहो, ये सब बोलते थे। सही है। पापा नहीं है, कहीं गए नहीं, ऐसा नहीं लगे कि देख भी रहे हैं सामने से देख रहे हैं सामने से, सब कुछ बहुत अच्छा बताते थे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। भाई चले गए हैं तो हमको दुख भी बहुत हो रहा। सही में लड़का बिटियन की शादी हो गई है, मेरे को महसूस नहीं है कि मेरे मम्मी नहीं है कि पापा नहीं है, सब पापा और मम्मी सब वही थे। अब उनकी तो बिटियां तो लगता है क्या जब हम लोग का लगता है। इतने साल से आदमी काम कर रहा है तो आदमी अब जुड़ा है सबसे हिल मिल के। अब जैसे आप लोगों से हिले मिली नहीं है, उनके घर वाले भी लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं सब दीदी लोग, दीदी के बच्चे सब अच्छे लगते हैं भाई हमको। किसी को ये नहीं लगता कि दूसरे हैं, सब अपने जैसे हैं। जैसे दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो नहीं है बाई बाई घुराते हैं, ए भाई इधर कर दो, ए भाई कर, अरे एक दिन ड्राइवर बोल दिया रहा है कि भाई तो पापा सुने तो बोले आज से बोलना नहीं। पापा डांट देते थे कि हमारे लड़की तो भाई बोलते हो, मेरे घर के हैं, मेरे घर की लड़कियां, कभी नहीं कुछ नहीं बोले। पापा यार हो गया। मैं प्रणव जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी वक्तव्य यही थे। सबसे पहले मैं अंकल जी को सादर श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको याद करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि उनको पिछले 20 सालों से मैं जान रहा हूँ, तो ये कह सकता हूँ कि एक कर्म प्रधान पुरुष जिन्होंने मेहनत को और एक अनुशासित अपने जीवन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और अनुशासन को उन्होंने सर्वोपरि माना और हमेशा यही कहते रहे कि जीवन में यदि सफल होना है तो सुबह उठकर अपनी दिनचर्या आरंभ करो और मेहनत पर पूरा ध्यान दो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो ये थी कि मेहनत करके आगे बढ़ना है और अनुभव के साथ अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं बहुत कम मिला हूँ उनसे, नाना जी से, मगर मेरी जो मैडम थी वो अच्छे से उनको जानती थी और वो उधर से आए, इधर रहे, उनने अच्छा, जब भी मैं आया हूँ अच्छा लगा मुझे और मिला, बस मैं इतना ही उनके बारे में, जो भी है सब बढ़िया है।